वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मतलब है कि जो आज़ादी से पहले 1947 से पहले जो ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी आई थी इंडिया में, जिसने रोल किया था, इंडिया को लूटा था, तो इसने कैसे रोल किया और कौन कौन से एक्ट के थ्रू मतलब यहाँ पे रूल हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैसे कंट्रोल किया ईआईसी, क्योंकि वो तो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। और एलिजाबेथ वन ने रॉयल चार्टर दिया था 1600 में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लिखा गया है उसमें उसमें ये जो कॉलोनिज्म का झलक है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश का जो रूल हुआ है। देखो, हम दो तरह से ब्रिटिश का रूल हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। तो ये हम आगे पढ़ाएँगे। तो कंपनी रूल यानी कि जब कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी, वो जब थी तो उसने क्या-क्या किया, और फिर जब क्राउन रूल आया तो उसमें क्या-क्या हुआ, और फिर क्राउन रूल के बाद तो 1947 हमारी आज़ादी, 1947। तो हम जब तक अपने भारत का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल हैं, जो भी लॉ हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे, मतलब उनको पढ़ने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमारे भारत पे जब अंग्रेज आए थे 1600 में, रॉबर्ट क्लाइव जो भी, तो इसने कैसे कैसे इंडिया को गुलाम बनाया, और क्या क्या मतलब नियम कानून, कैसे कैसे टैक्स कलेक्ट किए। तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारा ये सिस्टम कैसा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है कि कैसे अंग्रेज़ों ने मतलब, सॉरी, पहले कंपनी आई थी ना, तो कम ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे क्या क्या मतलब एक्ट लाए। उसमें आएगा धीरे धीरे। मैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781। तो ये लाइन से जितने एक्ट हैं वो सारे मैं बताऊंगा कि एक्ट को कौन लाया और किसके लिए लाया। तो ये जितने भी एक्ट हैं ये सारे हम पढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हम पॉलिटी समझ पाएंगे, हमारे देश की पॉलिटी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न है उसके पीछे क्या बहुत उसे हमें रटना नहीं है। उसके पीछे बहुत लॉजिक है। जो भी आर्टिकल उसमें दिया गया है, लिखा गया है, जो भी लॉ है, जो भी एक्ट है, उसके पीछे की रीजनिंग, तो हमें लॉजिकली काम करना होगा। लॉजिकली कि अगर रिजर्वेशन, देखो रिजर्वेशन क्यों है, रिजर्वेशन जो दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी, तो ये रिजर्वेशन क्यों है, थिंक अबाउट। रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है, ये रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। तो रिजर्वेशन के पीछे का कारण क्या है, रीजनिंग क्या है, तो लॉजिक लगाओ। बहुत सारे हमारे देश में लोअर कास्ट हैं जो अपर कास्ट के द्वारा वो सोर्सेज एक्सप्लॉइट हुए हैं। तो उन सबको अ, कभी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो उसी लिए रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, कि जो पीछे रह गए थे समाज में उनको रिजर्वेशन की मदद से हमें ऊपर, इसको सब्सटेंशियल इक्वालिटी कहते हैं। यानी कि जो पहले से वेल ऑफ हो गए हैं वो तो ठीक है उनका, लेकिन जो नहीं हो पाए हैं उनको रिजर्वेशन देंगे, ताकि वो उन जो अपर कास्ट जो बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं एकदम ह्यूमन डिग्निटी के साथ, तो उनके बराबर हो जाए। तो इसको कहते हैं
सब्सटेंशियल, देखो मैंने इसमें पॉलिटी भी बता दी कि नहीं, सब्सटेंशियल इक्वालिटी का मतलब यही है कि जो वेल ऑफ हो गए हैं इकोनॉमिकली, सोशली या पॉलिटिकली, जैसे भी वेल ऑफ हो गए हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, एकदम मस्त ज़िंदगी है, लेकिन जो नहीं हो पाए हैं, जो एकदम नीचे हैं, जो गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोअर कास्ट हैं, जैसे SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इन सबको हमें रिजर्वेशन देना होगा, तभी जाके ये ऊपर आएंगे, यानी कि इक्वालिटी, तब जाके इक्वालिटी आएगी, सब्सटेंशियल इक्वालिटी। तो रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है। देखो मैंने रिजर्वेशन बताया कि क्यों ज़रूरी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर करेंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ, एक नया टीचर यूट्यूब पे आया है, अभी मैं न्यू हूँ। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ। देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लेक्चर मैं फुल फ्लैज लाऊंगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एकदम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके जब क्राउन रूल था, पूरा जितना भी आया था ब्रिटिश काल में, जितना भी कॉलोनियल रूल के टाइम जितना भी एक्ट आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो सब मैं लाऊंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो झलकता है। हमने देखो वो ब्रिटिश में क्या सिस्टम है, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पे क्राउन, वहाँ पे मोनार्की है, मतलब राजा का बेटा राजा बनता है, क्राउन रूल है, यानी कि वहाँ पे एक सिंहासन है, एक ऊंची से को वो है, चेयर है, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट भी है जो डिसीजन लेती है, लेकिन सबसे बड़ी चेयर कौन है, क्राउन, क्राउन की है। तो और वो क्राउन के में भी मतलब उसका बेटा क्राउन बनता है, मतलब रूल करता है, राजा बनता है, फिर उसका बेटा। तो वहाँ पे अभी भी वही सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट भी है जो डिसीजन लेती है कलेक्टिवली, और उसी से हमने वो लिया है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो सबसे ऊंची चेयर है, लेकिन उसको हमने पूरी पावर नहीं दी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चेयर सबसे ऊंची है, लेकिन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। ये प्रेसिडेंट यानी कि सबसे ऊंची चेयर है, उस नॉमिनल हेड है, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पे ही सब कुछ होता है कि, और ये जो लॉ पास होता है लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, वो लोकसभा से, फिर राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से पास होता है, दोनों हाउस से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब तक कि प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगी वो बिल, वो एक्ट नहीं बनेगा, यानी कि वो बिल कानून नहीं बनेगा। ये अगर प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो साइन कर देंगी तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, और अगर साइन नहीं करती है, उनको लगता है कि लॉ में ये कमी है, तो वो वापस से हाउस में भेज सकती हैं कि इसको रिफॉर्म करिए, इस बिल को। उसके बाद जब रिफॉर्म करने के बाद दोबारा से भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो उनको इस बार करना ही पड़ेगा, यानी कि जब वो भेजी हैं दोबारा हाउस में, तो हाउस ने क्या किया, रिफॉर्म कर दिया, और नहीं भी किया वो तो उनका हाउस वाला पार्लियामेंट का वो है, तो वो किया कि नहीं वो उनका है। लेकिन जब वो वापस से दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे तो इस बार प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, और वो इस बार वो नहीं कह सकती कि वापस से, इस बार साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट से वापस आया है प्रेसिडेंट के पास, तो इस बार उसको एकदम मस्ट है कि उनको साइन करना है। और फिर जब साइन करती हैं, साइन होने के बाद वो बिल, मुबारक हो, वो बिल आपका एक्ट बन जाएगा, यानी कि वो फिर कानून बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा, जो भी बोलना है, फिर वो पूरे देश में लागू हो जाएगा, यानी कानून बन गया तो पूरे देश में ही लागू होगा। आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। तो ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।